दोस्तों आज बात करेंगे कि व्हाइट हाउस के अंदर जो रिफ्ट पड़ गई है, उस रिफ्ट के कारण जो उनके काउंटर टेरर जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। जी हाँ, पहले भी हम आपसे इस बारे में बता रहे थे कि वहां पर जो रिफ्ट पड़ी हुई है, जहां पर आधे ऑफिशियल्स जो थे, वो दरअसल इस जंग के फेवर में नहीं थे और कुछ ऑफिशियल जो इजराइल के लॉबी के लोग थे, वो इस जंग के फेवर में थे। इजराइल को खुश करने के लिए ट्रंप ने ये जंग को स्टार्ट किया और अब ट्रंप की टीम में फूट पड़ी हुई है। उसके सीनियर ऑफिशियल्स का रेजिग्नेशन हो गया है और कहते हैं ईरान से तो हमें कोई खतरा नहीं था, हम जंग के खिलाफ थे। इसके साथ ही रशिया एक किस्म से एक बहुत बड़े विनर के रूप में इस पूरे डोमेन में निकल कर आया है कि तेल तो बेच ही रहा है और अमेरिका का तेल भी निकाल रहा है इंटेलिजेंस देके ईरान को। ईरान का यूएई के गैस फील्ड पर हमला हुआ है, काफी बड़ा हमला हुआ है, धू धू करके जल रहा है। एयरपोर्ट पे जो हमले हुए हैं उसके कारण पूरे यूएई का एयर स्पेस बंद, सारी फ्लाइटें बंद। दुबई अबू धाबी तो एक किस्म से कहा जाए तो अटैक का बड़ा केंद्र बन गया है इस समय। यूएस के काउंटर टेरर ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया है और जो हम बातें लगातार कुछ दिनों से कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर फूट पड़ी हुई है, रिफ्ट पड़ी हुई है। आधा व्हाइट हाउस इस जंग के फेवर में नहीं था, लेकिन नेतन्याहू ने इतना प्रेशर डलवाया ज्यूज लॉबी के थ्रू कि अल्टीमेटली अब यहां पर अमेरिका फंस चुका है। अमेरिका को रियलाइज तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, यानी कि ट्रंप को रियलाइज तो हो रहा है, लेकिन वो एक जिद्दी किस्म के आदमी है और वो हार मानने को तैयार नहीं होंगे। अब अमेरिका के काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर ने ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर एक बड़ा बड़ा अटैक किया है, रिजाइन कर दिया है। तो ट्रंप को लगा झटका। जो कैंट उनके नाम है, जो जिन्होंने रिजाइन किया है, बोलता है कि मेरा मानना था कि मैं अपनी आत्मा की आवाज पर ईरान में चल रहे युद्ध को सपोर्ट नहीं कर सकता है। ईरान से हमारे देश को कोई खतरा नहीं था और यह साफ है कि हमने ये वॉर इजराइल और उसकी पावरफुल अमेरिकन लॉबी यानी कि ज्यूज लॉबी के प्रेशर में इस वॉर को हमने स्टार्ट किया है। कैंट ने इस्तीफा ऐसे टाइम में दिया है जब अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है और अब ट्रंप इस बात को एक्सेप्ट करते कि ईरान हैज रियली प्रूवन टू बी वेरी फॉर्मिडेबल एनिमी, एक्चुअली वेरी फॉर्मिडेबल, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वो इतना पावरफुल होगा अंदर से। अब जो कैंट अमेरिका की अहम खुफिया एजेंसी का उसको लीड कर रहे थे और उनका काम था देश के लिए खतरों की पहचान करना, उसको एनालाइज करना, और उनका कहना था कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं था, दूर दूर तक खतरा नहीं था। हम क्यों इजराइल के प्रेशर में आए, हम क्यों ज्यूज लॉबी के प्रेशर में आए। और उनका जो कहना है यहाँ पर, आफ्टर मच रिफ्लेक्शन आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम माय पोजीशन एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर इफेक्टिव टुडे। I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no immediate threat to our nation. जी हाँ, no immediate threat to our nation. And it is clear that we started this war due to the pressure from Israel and its powerful American lobby. It has been an honor serving under POTUS and so-called at the rate of so and so, and leading the professionals at NCTC, National Counter-Terrorism, and he has written a letter in this regard. मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है, बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है ट्रंप को कि तुम अपनी जिद में आके तुमने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, पूरी दुनिया की सप्लाई लाइंस बर्बाद कर दी। नेतन्याहू तो वैसे भी एक किस्म से इंटरनेशनल क्रिमिनल है। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल है, वॉर क्रिमिनल है, लाशों का सौदागर है वो, बच्चों का हत्यारा है वो, और उसकी बात मानकर अब आप पूरी दुनिया को टेंटर हुक्स पे रखते हो। ये बात सही है और मैं इस बात को मान के चलता हूं कि
जो उन्होंने किया है सही किया है, और ये इस बात को दिखा रहा है कि वहां पर व्हाइट हाउस के अंदर पूरा व्हाइट हाउस दो टुकड़े बटा हुआ है, आधा इधर है आधा उधर है, आधा जंग के साथ है और आधा जंग के खिलाफ है। सही बात है, जंग का कोई लॉजिक नहीं था। एक पागल नेतन्याहू के चक्कर में एक दूसरे पागल ने इस दुनिया को उठाकर आग लगा दी। जी हां, आग लगा दी है। आज हर आदमी सफर कर रहा है। क्यों सफर कर रहा है? इन दोनों पागलों की बदौलत। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में उस्तरा दो तो बंदर अपना गला काट लेगा, और अगर दो बंदरों के हाथ में उस्तरा दो तो बंदर अपना भी गला काट देंगे, दूसरे का भी गला काट देंगे, और उन्होंने दुनिया का भी गला काट दिया। इन लाशों के सौदागरों को आप किस ढंग से देखोगे? आप सोचिए ना, एक मुश्किल से 1.5-2 करोड़ की पॉपुलेशन वाली एक ज्यूज लॉबी इतनी स्ट्रांग हो जाती कि पूरी दुनिया की हत्या करने पे उतर आती है, पूरी दुनिया पे राज करना चाहती है। और ये ज्यूज समझते हैं हम दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं, और इसके अलावा बाकी क्रिश्चियंस, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वो सारे बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। वो इन्हें इतना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपने आप के बारे में कि हम तो दुनिया की एक, क्या कहते हैं, अलग कौम है, हम तो खुदाबंद के एक नेक बंदे, अलग बंदे ही हैं, पूरी कौम ही अलग है। इतना घमंड है इन लोगों को। और अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक रक्कासा की तरह नचा रहे हैं वो लोग। रक्कासा आप समझते हैं ना, रक्कासा किसे कहते हैं? एक लेडी जो नृत्य करती है, नाच करती है, नाचने वाली से आप कहते हो कई बार। रक्कासा की तरह नचा के रखा उस आदमी को, और ये नाच रहा है उसके। और नेतन्याहू कहता है, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, यहां कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। यही तो नेतन्याहू कह रहे हैं ट्रंप को कि नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। यही तो गाना था ना राजेश खन्ना का। तो साहब, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, दो आदमियों की बेवकूफी की सजा आज पूरी दुनिया को मिल रही है। इन्होंने अपने गले भी काटे और इन्होंने हमारे गले भी काटे हैं। ये उतना ही सच है जितना आसमान में सूरज। इसके साथ विनर कौन निकलता है यहां से साहब? विनर कौन है? रशिया इज द विनर। वो रशिया जिसके ऊपर सैंक्शन लगाए, वो रशिया जिससे कहा कि तुम तेल नहीं बेच सकते, फिर कहा गया थोड़ा तेल बेच लो, इस कीमत पे बेच लो, मैं तय करूंगा तुम किससे किससे तेल खरीदोगे, किससे बेचोगे। आज वही ट्रंप उसके सामने भीख मांगता है कि यार तू तेल बेच, दुनिया की हालत खराब हो गई है, मेरी भी हालत खराब हो गई है। ये ट्रंप दलाली कर रहा है, दलाली। ये हथियार बेचने वालों की दलाली कर रहा है। ये ट्रंप तेल बेचने वालों की दलाली कर रहा है। आज वो सच भी बताने की जरूरत है कि रशिया तो कैसे बेनिफिट हुआ सो हुआ, लेकिन ये कर क्या रहा है? अमेरिका में 15 दिन पहले, 18 दिन पहले, जब ये वॉर शुरू नहीं हुई थी, आज 18 दिन हो गए, वहां पर रेट पेट्रोल का $2.7 था। आप लिख लीजिए, मैं कहता हूं $2.7। 27 फरवरी को, जब वॉर से एक दिन पहले, ये $2.7 था पर यूनिट वहां का। आज $3.7 है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि वहां की जो लॉबी है, ऑयल लॉबी है, एक्सन ऑयल और बाकी जो ऑयल्स हैं, जो सारे तेल बेचते हैं, अमेरिका का तो तेल अपना है। अमेरिका तेल इंपोर्ट नहीं करता, अमेरिका गैस इंपोर्ट नहीं करता। उसका प्रोडक्शन कॉस्ट उतना ही है जितना आज से 15 दिन 20 दिन पहले था। तो उसने अपने रेट $2.7 से बढ़ाकर 40% बढ़ा के $3.7 क्यों कर दिया? ये लूट की परमिशन किसने दी है? ये ट्रंप ने दी। तभी मैंने कहा कि हथियार लॉबी का दलाल भी ट्रंप है और इस ऑयल लॉबी का दलाल भी ट्रंप है। अमेरिका के अंदर आप 2.7 की जगह $3.7 के अंदर सेम यूनिट ऑफ ऑयल बेचते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? जबकि अमेरिका खुद सारा तेल पैदा करता है। आपने लूट की परमिशन दी उनको, और लूट किसको रहे हो? अपने अमेरिकन रेसिडेंट को, उनके नागरिकों को लूट रहे हो आप। अपने नागरिकों को लूट रहे हैं आप। और अपने धन्ना सेठ जो सारे के सारे आपके जो जूस लोग हैं, जिनके पास तेल की फैक्ट्रियां हैं, वो जूस जिनकी हथियारों की फैक्ट्रियां हैं, ताकि उनकी पॉकेट में पैसा जाए, वो अमीर हो जाएं और भले अमेरिका की जनता का आप खून चूस लें। यही तो हो रहा है। यही तो हो रहा है कि जूस लॉबी अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका का खून चूस रही है। और दुनिया में आज जूस लॉबी के प्रति नफरत बढ़ रही है। नफरत। 60 से 70 लाख जूस हैं इजराइल में, और बाकी
दुनिया में करीब 1 करोड़ जूस और होंगे जो पूरी दुनिया में बटे हुए हैं। और अमेरिका में ये तो 1 करोड़ भी नहीं है भाई। और अमेरिका के 35 करोड़ लोगों को ये लोग कंट्रोल करते हैं वहां पर। इन्हें शर्म आनी चाहिए डेमोक्रेट्स को, रिपब्लिकन्स को, कि वो 1 करोड़ या 80 लाख 70 लाख जो भी जूस वहां पर है, वो पूरे अमेरिका के 35 करोड़ को कंट्रोल करते हैं। उसकी इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं, उसका तेल, उसके वेपन्स को कंट्रोल करते हैं। आपको शर्म नहीं आती वहां पर अपने लोगों को लूटते हुए? लेकिन तभी मैंने कहा ना, ये ट्रंप नहीं है, ये दलाल है साहब, दलाल है। इसका काम बिजनेस करना है, धंधा करना है। ये तो खुद कहता है कि मैं धंधा करने के लिए आया हूं, मैं अमेरिका को प्रेसिडेंट बन के चलाने के लिए थोड़ी आया हूं, अमेरिका के लोगों को लूटने आया हूं। दैट इज समथिंग। एक शख्स लिखते हैं कि फरवरी में जर्मनी में 1.73 यूरो का रेट था, अब 2.25 यूरो का, यानी कि 20-30% वहां बढ़ गया ना रेट, पूरा का पूरा 30% रेट बढ़ गया ना। तो लोग तो सफर कर रहे हैं ना, और सफर क्यों कर रहे हैं? इस एक शख्स की बदौलत। और एक दूसरा डाकू जो वहां पर आपका क्या कहते हैं कि नेतन्याहू बैठा हुआ है। कभी कभी साफ बोलना ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन रशिया को तो फायदा हो रहा है ना, क्योंकि रशिया अब अपना तेल बेच पा रहा है। अब यूक्रेन को लोग भूल गए, जो उनका अटैक चल रहा था उसको भूल गए, और उधर चाइना घात लगा के बैठा है। और आज इतना परेशान है ट्रंप की 31 मार्च का जो उसका ट्रिप था चाइना का, जिनपिंग से मिलने का 2 दिन का ट्रिप था, कैंसल हो गया। कैंसल हो गया। बोलता है मैं वॉशिंगटन के अंदर इतना बिजी हूं, मैं बाहर नहीं निकल सकता, मेरे कंपल्शंस बहुत हैं, हमारे हालात खराब हैं, तो मैं चाइना की यात्रा नहीं कर सकता हूं। चाइना खुश होगा, अच्छी बात है, नहीं आ रहा है, कम से कम आता था मेरे लिए और प्रॉब्लम पैदा करता था। ये आदमी अमेरिका में चपड़ासी बनने के लायक नहीं है, जो आज आपका राष्ट्रपति बनकर बैठा है। जी हाँ, चपड़ासी बनने के लायक नहीं है ये, जो आज राष्ट्रपति बन के बैठा है। अनपढ़ गंवार जाहिल आदमियों को अगर आप प्रेसिडेंट बना दोगे ना, तो देश को खत्म कर देंगे। वो यही तो कर रहा है। इसके साथ ईरान के कुछ और अटैक जो हुए हैं यूएई के गैस फील्ड पर, और वहां पर साहब धुआं धुआं, इसके अलावा और कुछ नहीं। यूएई के ऊपर इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि यूएई साहब वो बेस है जहां से अमेरिका लगातार ईरान पे अटैक कर रहा है, लगातार। खार्ग आइलैंड पे भी वहीं से अटैक किया था। इसलिए आज ईरान ने कहा 15 कंपनियां अमेरिका की गल्फ छोड़कर चली जाएं, वरना तुम्हारे सारे ऑफिस को एक एक करके अटैक करूंगा। उसमें उनके बैंक भी हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, और साथ में मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन, इसके साथ ही गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, 15 बड़ी कंपनियों से कहा कि छोड़ के चले जाओ, वरना एक एक को अटैक करूंगा। और देखिए कितना यूनिक अटैक है इनका। अगर किसी का ऑफिस बड़े टावर के अंदर 35th फ्लोर पे है, 35th फ्लोर, तो इनका ड्रोन जाता है 35th फ्लोर पे ही अटैक करता है, मैं आपको बताऊं। और फिर वहां पे हलचल मचती है और वो लोग भागते हैं वहां से। अब लोग डर गए हैं। और तो और साहब, अमेरिका इतना डर के भागा हुआ है कि अपना अब्राहम लिंकन भी लेके भाग गया है। उसको डैमेज हुआ है, उसको डैमेज को छुपाने की कोशिश की जा रही है, और अच्छा खासा डैमेज हुआ है, डूबने से बचा है। ईरान के नेक्स्ट जनरेशन के जो उनके वेपन्स हैं उसकी बात करते हैं, और क्या वो गेम चेंजर साबित होंगे? हो रहे हैं, वो गेम चेंजर बन गए हैं। और मिडिल ईस्ट का जो बैलेंस है वो अब ईरान के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब ईरान के एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन जो हथियार हैं ये पासा पलट सकते हैं, गेम चेंजर तो हैं, ये पासा पलट सकते हैं। 5,000 किलोमीटर की स्पीड से लेके 20,000 किलोमीटर की स्पीड तक के हथियार हैं। जो सेजिल 2 मिसाइल है, जो डांसिंग है, जिसके बारे में बताया था, वो 17,000 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। तो उसको आयरन डोम हो, पैट्रियट हो, थार्ड हो, एरो हो, कोई इसको पकड़ नहीं पाता है, और उसको चकमा देके निकल जाते हैं। उनके अंदर ना ये सलाहियत है कि चकमा देके निकल जाते हैं। उसके अलावा ईरान ने सुना है कई ऐसे बॉम्ब भी डेवलप कर लिए हैं जो देखने में तो नॉर्मल लगेंगे, लेकिन उससे नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन अब साहब जो एडवांस जो वर्जन हैं जो अब निकाल रहा है एक एक करके, उसमें एक है सेजिल 3,
ये आने जा रहा है। 15 मार्च को सेजिल 2 का पहली बार इस्तेमाल हुआ है, पहली बार इस्तेमाल हुआ है सेजिल 2 का। 17,000 किलोमीटर की उसकी स्पीड। सेजिल 3 उससे भी बेहतर है और अभी तक इसका इस्तेमाल स्टार्ट नहीं हुआ है और ये अंडरग्राउंड लॉन्च से आ सकती है। इसे अभी रिजर्व में रखा है और बहुत बड़े स्ट्राइक के लिए इसको यूज किया जाएगा। इसमें 1 टन से ज्यादा का बारूद होता है। फतेह 2 एक और मिसाइल, फतेह 2। फतेह 1 तो इस जंग में शामिल हुई है और क्या कहते हैं कि कामयाब भी हुई है, लेकिन फतेह 2 का इस्तेमाल होना बाकी है। इसकी स्पीड भी 17,000 किलोमीटर है, 17,000 किलोमीटर है और 2,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है और अभी इसको इस्तेमाल नहीं किया गया है। ईरान इसे एस कार्ड मानता है, एक ट्रम्प कार्ड मानता है कि ये किसी भी क्या कहते हैं एयर डिफेंस को चकमा देके भारी नुकसान करेगी। इसके बाद एक और है खुर्रम शहर 4 मिसाइल। ये इसका जो वॉर हेड है वो ईरान का सबसे बड़ा वॉर हेड है। इसमें 2 टन का वॉर हेड है, 2,000 किलो बारूद है। एक दो बार इसका इस्तेमाल हुआ है खुर्रम शहर का, ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर डैमेज कर रहा हो तो इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा है कि अर्श 2 लॉन्ग रेंज कामिकाजे ड्रोन्स है। अर्श 2 ये ड्रोन्स का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये शायद 136 से बहुत बेहतर है। ये गल्फ या इजराइल के जो डीप टारगेट्स हैं उसके ऊपर इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा हज कासिम हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये भी बहुत हाइपरसोनिक मिसाइल और बहुत तेज गति से ये जाती है। ये भी ठोस इंजन यानी कि ठोस जिसका ईंधन होता है, इसका जो सॉलिड फ्यूल होता है उसको यूज करती है। काफी हाई क्लास ये है पूरी की पूरी। साथ में एडवांस एंटीशिप मिसाइल्स और नेवल वेपन्स हैं, कई चीजें हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके इनका इस्तेमाल करके अल्टीमेटली ये अमेरिका को और इजराइल को चकमा भी दे सके और उन्हें बर्बाद भी कर सके। तो अब ये नेक्स्ट जनरेशन के व्हीकल्स सारे के सारे जो निकलने शुरू हो रहे हैं, लॉन्च व्हीकल्स, जिसको वो यूज करेगा। और ये कहा कि अभी जितनी मिसाइलें यूज की हैं पुराने स्टॉक की हैं, अब नया स्टॉक निकलना आ रहा है तो अब इससे वो मार लगाएगा। कुछ लोगों ने पूछा कि लारीजानी का क्या है। देखिए साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा प्रोग्राम खत्म करने से पहले। जिस ईरान को अली खमनई के जाने के बाद, आयतुल्ला खमनई के जाने के बाद फर्क नहीं पड़ा और उसका अटैक जारी है और उसके बाद कितने ही लोग और मारे गए, उससे फर्क नहीं पड़ा, तो लारीजानी भी चला जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। कमांड स्ट्रक्चर तो है ना उसके पास। इन लोगों को मार के क्या मिलेगा आपको? आपने 40-50 टॉप के लोग मार दिए, मार दीजिए, कोई बात नहीं, मार दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन कल को जब आपको बातचीत करनी होगी और टेबल में बैठ के आपको समझौता करना पड़ेगा तो आप किसके साथ बात करोगे? आप मुझे बताइए, किसके साथ बात करोगे आप? कौन होगा वो जिसके साथ आप बात करना चाहोगे? क्या कोई होगा वहां पर? आप मुझे बताइए। कोई भी नहीं होगा आपके सामने, कोई भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और फिर आपको हक किसने दिया कि आप दुनिया की लीडरशिप को किडनैप करो, दुनिया की लीडरशिप को मार दो, क्योंकि आपको किसी की शक्ल पसंद नहीं है, किसी का चेहरा पसंद नहीं है? तो ट्रंप साहब एक काम करो, जरा एक अटैक नॉर्थ कोरिया के किम जॉन उंग पे भी करो और कहो मुझे तुम्हारी पॉलिसी पसंद नहीं है, आई एम गोइंग टू अटैक यू। ये ट्रंप वहां बैठकर ये नहीं कहता कि किम जॉन उंग से मुझे खतरा है, ईरान से खतरा, ये कहता है ईरान से। किम जॉन उंग से खतरा नहीं है आपको, जिसने 2 दिन में 22 मिसाइल छोड़ दी। 15 तारीख को 10 मिसाइल और 16 को 12 मिसाइल छोड़ी है किम जॉन उंग ने, क्योंकि उसके पास एटम बम है और आईसीबीएम्स है ना, जो न्यूयॉर्क को भी नष्ट कर सकते हैं, शिकागो को भी नष्ट कर सकते हैं, लॉस वेगास को, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया को पूरे को नष्ट कर सकते हैं। तो उसके खिलाफ हिम्मत नहीं पड़ती ना आपकी। आप ईरान के ऊपर अटक रहे हो, लेकिन ईरान ने आपको बताया ना आज कि वो कितना पावरफुल है और हॉर्मज की खाड़ी को बंद करके बता दिया ना इस खित्ते का राजा कौन है। दोस्त, एक बात कहूंगा, ये दुनिया जज्बे से चलती है, बारूद से नहीं चलती। कुछ लोगों ने मुझसे कहा 2 दिन पहले,
मैं एक चैनल पे था दूसरे, ईरान कितने दिन टिकेगा? मैंने कहा कई साल पहले लोगों ने यही कहा था कि वियतनाम कितने दिन टिकेगा। वियतनाम तो टिका लेकिन अमेरिका नहीं टिका, 20 साल भाग गया उसके बाद। फिर लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान के पास तो आर्मी नहीं है, कितने दिन टिकेगा? अफगानिस्तान टिका, अमेरिका नहीं टिका, भाग गया। यहां भी ईरान टिकेगा। 5,000 साल पहले भी टिका था, आज भी टिका है, आगे भी टिक जाएगा। नहीं टिकेगा तो अमेरिका नहीं टिकेगा, वो भाग जाएगा। भगोड़ा है ना, भागने की आदत है उसको।